नमस्कार, आदाब। आपका मेरी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी 12वीं किस्त। सुनिए, 12वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है गंगा और ब्रह्मपुत्र। डेक चेयर पर ज़रा आगे को झुका हुआ नौजवान मुस्तरिब सरगोशी में कह रहा था, हमने रूपोशी से बाहर आने के बाद तुमको इतने ख़त लिखे, हर तीसरे रोज़, हर हफ्ते, हर पते पर इतने तार दिए, इतने संदेशे भिजवाए, तुमने एक का, हद है, एक ख़त का जवाब ना दिया। हमारी शदीद परेशानी का भी तुम्हें ख्याल ना आया। हमें तरह तरह के अंदेशों ने बदहवास कर दिया था। शायद तुम पकड़ी गई हो, शायद बिनोय बाबू ने तुम्हें गांव भेज दिया हो, शायद ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी गई हो। फिर ओनिल के ज़रिए मालूम हुआ कि तुम खैरियत से हो। उसके बाद तुम्हारे चुप साध लेने की वजह बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमारी अक्ल हैरान है कि तुमने ये रवैया क्यों इख्तियार किया। नाराज़ हो तो सिर्फ 2 सत्रों में नाराज़गी की वजह ही बतला देती। हमने बार बार तुम्हें लिखा, किसी वजह से खफा हो तो बतला दो और माफ़ कर दो। आखिर तुमको हुआ क्या? नीम तारीख और सुनसान डेक के सिरे पर सिर्फ सिगरेट की रोशनी चमकती रही। डेक का फर्श भीगा हुआ था। कुछ दूर पर एक खलासी एक बेंच पर महवे ख्वाब था। हम शुरू में तफसील से तुम्हें कुछ नहीं लिख सकते थे। सिगरेट एक झटके से पद्मा में जा गिरा। पिछली जुलाई से खुलना की उस अंधेरी रात से लेकर नवंबर दिसंबर तक हम इधर उधर रूपोश रहे। सुंदरबन में तुमसे मुलाकात के उस खतरनाक एडवेंचर के बाद हम बहुत मोहतात हो गए थे, इसलिए तुम्हें कोई 2 हरफी पैगाम भी ना भिजवा सके और इतने मसरूफ़ रहे कि गमे जाना के मुताल्लिक़ सोचने की मोहलत ही ना मिली। दिवाली वालों को दिसंबर में रिहाई हासिल हुई और हम किधर देख रही हो? क्या हमारी आवाज़ भी नागवार है? दिया सलाई का मुख्तसर सा शोला लपका। दूसरा सिगरेट, ज़्यादा मुस्तरिब, आज़ुर्दा लहजा। क्या तुम इसलिए खफा थी कि हम दिसंबर के बाद तुमसे मिलने बंगाल ना आ सके? हमें मालूम ना था वल्लाह कि तुम इस कदर दीवानी लड़की हो। दूसरा सिगरेट भी 3-4 कश के बाद अंधेरे मुहीब दरिया में जा गिरा। अगर हमें एक ज़रूरी काम से अचानक यहाँ ना भेजा गया होता तो शायद अब भी ना आ सकते। क्या तुम दूसरे ग्रुप से जा मिली हो? जहाज़ नर्म रवि से आगे बढ़ता रहा। क्या मुझे तुमसे खफा नहीं होना चाहिए? मेरे साथ ये रवैया इख्तियार करने की आखिर, ओह डैम यू। तीसरे सिगरेट के लिए माचिस जलाने की कोशिश, मगर माचिस सीली हुई थी। क्या तुमको कोई और जरा कांपते हुए हाथ, माचिस की डिबिया भी दरिया बुर्द हुई। शट दूसरी डेक चेयर पर बैठी हुई लड़की ने यकलख्त तिलमिला कर जवाब दिया। वो और आगे झुका। लड़की की शक्ल ध्यान से देखी
और आहिस्ता से मुस्कुराया। शुक्र है। क्या शुक्र है? वो बिल्ली की तरह गुर्राई। दरिया पर तेज हवा चल रही थी। लड़की ने सर्दी की वजह से कंधे सुकेड़ के लड़की ने सर्दी की वजह से कंधे सुकेड़ कर साड़ी का आंचल जिस्म से अच्छी तरह लपेटा। नौजवान ने खादी रेशम की चादर ओढ़ रखी थी। उसने चादर उतार कर लड़की के कंधों पर डाली। लहजे भर के तवक्कुफ के बाद बड़ी नरमी और एहतियात से लपेट दी। लड़की ज़रा सा कपकपाई। बेचारी, बेवकूफ़, नालायक बच्ची। आपको सर्दी लग जाएगी, लड़की ने धीरे से कहा। तुमसे मतलब? मर गए तो शहीद मोहब्बत कहलाएंगे। कसम खुदा की, 3-3.5 साल से क्या थेट्रिकल इश्क चल रहा है। लाहौल वाला कुवत, क्रुक, 420, धोखेबाज। बीए पास कर लिया। नौजवान ने फिर बात की। कर लिया, फर्स्ट डिवीज़न। जी हाँ। अरे वाह, शाबाश, मुबारक हो। तो अब गोया तुम्हारी शादी का इश्तिहार अखबारों में दिया जा सकता है। उसने खकार कर कहा। बीए पास, उमूर खानादारी में माहिर, रबींद्र संगीत की उस्ताद, कायस्थ कन्या। लड़का बरसरे रोज़गार होना ज़रूरी है। कम से कम पीसीएस को तरजीह दी जाएगी। कमीना, बेहुदा, लोफर। वो उठने लगी। नौजवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर कुर्सी पर बिठा दिया। आप अब कहीं भागकर नहीं जा सकती। आपका दिमाग खराब है, लड़की ने आहिस्ता से कहा, और फिर उठने लगी। ये तुम भागी कहाँ जा रही हो? अब्दुल कादिर जाली के उधर चौकन्ने बैठे हैं। अगर आपकी इस, क्या कहना चाहिए, बेतकल्लुफी पर उनकी नज़र पड़ गई। पिछले साल लगभग इसी मौसम में आप कहाँ तशरीफ़ रखती थीं? गालिबन याद हो। एक मरतबा हिमाकत की थी, अब दोबारा नहीं होगी। गुड ग्रेशियस, ख्याल आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम वाकई बदल गई हो। अब वो खामोश हो गया। शायद किस्सा वाकई ख़त्म हो चुका है। 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। या शायद मोहब्बत ख़त्म होने की कोई मंतकी वजह नहीं होती। मैं बेकार इस लड़की का पीछा कर रहा हूँ। ये वो लड़की ही नहीं है। कई मिनट गुजर गए। अचानक वो बोली, आपको किस तरह मालूम हुआ कि आपने आखिर इस जहाज़ पर मुझे कैसे पकड़ लिया? वो खुश हो गया। नहीं, ये वही लड़की है, अभी कुछ नहीं बदला। किस तरह पकड़ लिया? उसने बशाश लहजे में जवाब दिया। इस तरह कि मैं ढाके में सीधा आपके घर पहुंचा, जो सुनसान पड़ा था। चक्कर काट कर शागिर्द पेशे की तरफ गया। वहाँ आपकी रियासत के मैनेजर मौलवी अब्दुल कादिर की अहलिया ने ज़रूरी मालूमात फराहम की कि बच्चे कोई मित्रा बाबू हैं, उनके यहाँ गए हुए हैं। आप किसी ख़ानदानी शादी के लिए अब्दुल कादिर के हमरा फरीदपुर तशरीफ़ ले गई हैं और फला तारीख को अब्दुल कादिर के साथ ही वापस आ जाएंगी। खुखू की बीमारी की वजह से चुनांचे मैंने फिल-4 फरीदपुर का टिकट कटाया। मैं फरीदपुर के लोगों से वाकिफ़ हूँ। आपकी पश्चिमी माँ के घर वालों को भी जानता हूँ। यहाँ चुपके से पता लगाया। पता लगाना बहुत आसान था कि आप किस रोज़, किस वक्त
नारायणगंज के लिए रवाना हो रही हैं। चुनांचे उसी जहाज का टिकट इस नाचीज ने भी खरीद लिया। बाकी हालात अपने पर्दे सीमी पर खुद मुलाहिजा फरमाए। आप ढाके में मेरा इंतजार कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आपके सिलसिले में हम मंतकी नहीं हैं। दोनों धुंधले साए साकित बैठे रहे। चारों तरफ बादल और दरिया एक हो गए थे। डेक चेयर से कुछ दूर लंबी सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान बूढ़ा कप्तान अपने खुले कैबिन के सामने जंगले पर झुका खड़ा था। उसके नजदीक लगी हुई बेहद ताकतवर सर्चलाइट ने दरिया को हद नजर तक रोशन कर रखा था। रोजी कैसी है? कुछ देर बाद नौजवान ने दरियाफ्त किया। रोजी, महमूद दा, ये सब लोग आपको नहीं मालूम? हाँ, सुरेंद्र दा ने ढाके में मुझे बताया। उन लोगों को कुछ समझाया नहीं जा सकता। उसने गहरी सांस ली। अच्छा, कहीं से माचिस लेकर आओ। किस मजे से हुक्म चलाते हैं? मैं कनीज हूं इनकी, जर खरीद, चरणों की दासी। कितने ही कॉमरेड बन जाएं, असलियत में रहेंगे वही खालिस हिंदुस्तानी, वही लॉर्ड एंड मास्टर। मैं नहीं लाती माचिस वाचिस। अरे भाई, जरा भाग कर एक माचिस ले आओ ना कहीं से। अब्दुल कादिर मियाँ से मांग लो, वो ज़रूर बीड़ी पीते होंगे। मैं उनसे जाकर कहूँ कि ज़रा दिया सलाई देना, जो मेरे एक अजीज़ दोस्त को चाहिए, जो मुझे भगा ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जब तुम अनकरीब इंशाअल्लाह भागोगी तो बिनोय बाबू लामोहाला यही शुबा करेंगे कि उनके ज़रिए ही तुम एक मियाँ भाई के साथ उड़नछू हुई। इस ख्याल में भी ना रहिएगा। अब्दुल कादिर मियाँ इंतहाई फ्यूडल वफादारी है उनमें। वो आपके मौलवी अबुल हाशिम नहीं है। दफातन वो चुप हो गई। वो हमने एक सुहाना नाकाबिले यकीन ख्वाब देखा था ना। हाँ, लड़की ने आहिस्ता से कहा। कुछ दूर पर फौजियों से लदा नीम तारीख स्टीमर गुजर रहा था। अजीब बात है, लड़की ने फिर जल्दी से मौजू तब्दील किया। जब कॉमरेड रंधीवे का बयान छपा पहली बार कि ये जंग अब अवामी जंग है, तो ये कौम परस्त इतनी शिद्दत से पार्टी के खिलाफ क्यों हो गए? खुसूसन रोजी, वो तो बहुत ही मैच्योर निकली। मैंने उसे कई बार समझाया कि आपने एक बार लिखा था ना खत में कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इस बेजिगरी से नास्तियत और फाशिज्म का मुकाबला। बहुत खूब, अब आपका जवाब नहीं। हमारे अरीजों के ज़रिए आप अपने दोस्तों को एजुकेट करती नहीं, मगर हमें 2 सत्र लिखने की आपने जहमत गवारा न की। अब भाई हमें यकीन हो गया कि तुम्हारे दिमाग की एक चूल ज़रूर ढीली है। कमाल है। लड़की ने मज़ीद गड़बड़ा कर बेहद संजीदगी से सियासी गुफ्तगू जारी रखी। 8 तारीख को कांग्रेस भी सीपीआई से अलहदा हो गई। हालांकि पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने सबसे पहले फाशिज्म के खतरे को पहचाना था। लड़की ने इस अंदाज में बात ख़त्म की गोया अखबार का एडिटोरियल पढ़ रही थी। फिर उसने चेहरा फेर कर बेनियादी से दरिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमाती हैं।
मैं देखता हूँ कि आपकी सियासी सूझबूझ और बालिग नजरी तरक्की पर है। दरिया की मुतलातिम लहरें स्टीमर से टकराया की, कभी कभी पानी की छींटें उड़कर ऊपर आ जाती थीं। लड़की के बाल भीग गए। रात तेजी से खत्म हो रही थी। नौजवान ने घबराकर घड़ी पर नजर डाली। दफतन लड़की ने सवाल किया, आप यहां किस काम से आए? यह राज की बात है। नहीं, कोई राज की बात नहीं। हमें प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के लीडरों से बातचीत करने के लिए भेजा गया है। मुस्लिम लीग, नवाब कमरुज्जमा चौधरी, अर्जुन जहाज दरिया की गदली मौजों पर डोलने लगा। उसके इंजन की आवाज़ एकदम ऊंची हो गई। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ज्योति दा, रोज़ी, महमूद दा, ये सभी मुझसे बेहद खफा थे। रोज़ी ने तो मुझे गद्दार और टोडी कहा। हद है, तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? तुम तो दिनेश बाबू की भतीजी हो। आपने जो इतनी सख्ती से मना किया था। कब? अपने पिछले खत में। माय गुडनेस। लड़की ने और ज्यादा हड़बड़ा कर सर झुका लिया। हालांकि मुझे इतनी शर्मिंदगी सी थी कि मैं काका को लेट डाउन कर रही हूं। माय गुडनेस, नौजवान ने दोहराया। फिर उसने आगे झुककर पूछा, क्यों खफा थी? हमारे खतों का जवाब क्यों नहीं देती थी? वो उठ खड़ी हुई। नौजवान भी उठा और चारों तरफ नजर डाली। उस पुरसुकून जहाज को देखकर कौन कह सकता है कि इस वक्त सारे देश में आग लग रही है? उसने मलूल आवाज में कहा। लड़की जाकर सर्च लाइट के नजदीक खड़ी हो गई। वो भी उसके बराबर आ गया। शायद मैं बुज़दिल हो गई हूं, लड़की ने आंखों पर हाथ रखकर कहा। वो खामोश रहा। सर्च लाइट दरिया पर रोशनी का एक और दरिया बहा रही थी। आप कितने दिन रहेंगे? पता नहीं, जितने दिन भी लग जाए। मामलात काफ़ी पेचीदा है। मुस्लिम लीग आवामी तहरीक बन चुकी है। इसकी नई ताकत को नज़रअंदाज करना हिमाकत होगी। बूढ़े नाखुदा ने कान खड़े किए और ज़रा नज़दीक होकर दिलचस्पी से बात सुनने लगा और एक दफ़ा मुड़कर नौजवान को देखा। नौजवान ने मुस्कुराकर उसे सलाम अलैकुम कहा और बात जारी रखी। बंगाल मुस्लिम अक्सरियत का सूबा है। यहाँ की मुस्लिम जनता प्रोग्रेसिव लीडरशिप की मुंतज़िर है। नवाब लोग तो प्रोग्रेसिव लीडरशिप नहीं होते। प्रोग्रेसिव लीडरशिप हमारी होगी। हमें लीग के करीब आना होगा। ये पेशेनगोई मैं आज अगस्त 1942 की रात को कर रहा हूं। गिरह में बांध लो। नवाब कमरुज्जमा ये अर्जुमंद मंजिल जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रेलिंग पर झुककर नीचे लहरों को ताकने लगी। पिछले साल जुलाई की उस रात श्री सदन में जो वादा मैंने आपसे किया था उस पर कायम ना रही। उसे चक्कर सा आ गया। उसने जंगला मजबूती से पकड़ लिया। जंगले का लोहा बिल्कुल ठंडा था। मैंने सारी रात उससे बातें करने में गुजार दी। अब नहीं, अब कुछ नहीं। अब आइंदा बिल्कुल पहचान कर न दूंगी। आखिर साल भर तक किस मजबूती और बेजिगरी से अपने वादे पर कायम रही हूं कि नहीं। 1 साल गुजर गया।
इस तरह बाकी उम्र भी गुजर जाएगी। अब नहीं, ये आखिरी मुलाकात है, देख लेना। बूढ़ा पहिए पर झुक चुका था। स्टीमर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ढाके में आप कहाँ ठहरे? लड़की ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में दरियाफ्त किया। उमा के यहाँ। वहां सा एक जमाना था कि वुडलैंड्स में हमारे फरिश्ते तक ना भटक सकते थे। नहीं, खैर, हमारा एक फरिश्ता तो फटका था। उसने प्यार से लड़की के बालों को छुआ। वो झुंझला कर परे सरक गई। वो कहता रहा, अब हम मजे से ऐन सर परितोष राय के गेस्ट रूम में डटे हुए हैं। उमा से तुम कब से नहीं मिली? मुद्दतें हुई। आना उनसे मिलने। वो दिल्ली से मेरे साथ ही आई है। आजकल उनके वालिदैन कलकत्ते गए हुए हैं, इसलिए सारे दोस्तों का अड्डा बेफिक्री से वहीं होता है। दिल्ली में आप इंपीरियल होटल में ठहरे थे? हम नहीं। उमा वहां मुकीम थी। हम एक दोस्त के यहाँ थे। तुमको कैसे मालूम हुआ? आकाशवाणी आई थी, लड़की ने खुशकी से जवाब दिया। नौजवान ने उसे गौर से देखा। तुम वाकई बदल गई हो। 1 साल में बदल गई हो। तुम में तलखी आ गई है। तुम इतनी सीधी, इतनी भोली थी। तुम्हें क्या हो गया है? कौन तुम्हारी इस तब्दीली का जिम्मेदार है? मां, मुझे मजबूत बना, मुझे फौलाद की तरह मजबूत बना। लड़की आंखें मीचकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन हरसिमत दरिया का धुंधलका तारी है। तुम दिन भर घर पर रहती हो? जी हाँ। मैं किसी वक्त तुम्हारे यहां आ सकता हूं? किसी वक्त नहीं। क्यों? ऐसे ही, मेरी मर्जी। अच्छा। स्टीमर अब दरिया के मोड़ से गुजर चुका था। मल्लाह ने पहिया घुमाना खत्म कर दिया। सामने रोशनी का रास्ता बेहद वसी हो गया। वो दोनों जंगले पर झुके दरिया की मुनव्वर लहरों को तकते रहे। गहरा मुतलातिम दरिया, मुनव्वर पानी, हद नजर तक रोशन, चारों खूट पानी। इब्तिदा में खिला था और तारीकी, और खुदा की रूह पानियों में डोलती थी। ये तख्लीक कायनात की रात थी, और खुदा ने कहा रोशनी, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और आदम और हव्वा को बनाया और एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ दिया। आदम और हव्वा स्टीमर के जंगले पर झुके खड़े हैं। इस त्यारे को और आगे ले जाऊं तो ये बुजुर्ग कप्तान हजरत नूह हैं, जो हम दोनों को न जाने कौन सी अरारात की सिमत लिए जा रहे हैं। नौजवान जेरे लब मुस्कुराया। रोशनी और तारीकी, मौत और हयात, दुख और सुख, फिराक और विसाल, जुनू और खिरद। संगम तो ग्वालंदू घाट से परे बहुत दूर रह गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र की लहरों से बना यह दरिया, इसके पानियों में गंगा कौन सी है और ब्रह्मपुत्र कौन? लड़की को जोर की छींक आई। उसकी तरफ मुड़ा। वो सूं सूं कर रही थी। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो अंदर चलें। नौजवान ने मुतफक्किर होकर कहा, नहीं, मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी। लड़की ने जिद की। फिर वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर फौरन संजीदा हो गई। वो उसे हंसता देखकर मसरूर हुआ और खुद भी कहा लगाकर
हंसने लगा। फिर उसने आहिस्ता से रेलिंग पर रखे हुए लड़की के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लड़की ने अपना हाथ नहीं हटाया। साहिली बत्तियां धुंधलके में टिमटिमा कर गुजर चुकी थीं। नारायणगंज की रोशनियां करीब आती गईं। स्टीमर मसरूफ बंदरगाह के उजाले में दाखिल हुआ। नारायणगंज सामने जगमगा रहा था। नारायणगंज, इसकी गलियों की नहरों पर चलती किश्तियां, जूट स्टेशन, गहमा गहमी, बाहर अंधेरे में छुपी कच्ची सड़कें, नीम शिकस्ता मुगल पुल, खेत, तवील अंधेरी शाहराह जिसके सिरे पर ढाका हमेशा की तरह मुंतजर मिलेगा। शफीक, महफूज, मामून शहर। दुनिया हिल चुकी है, मगर शायद मौजूद है। मुसरत का भी वजूद था, मिलना नामुमकिन था। आखिर दुनिया में ऐसे लोग भी तो मौजूद होंगे जिन्हें चैन और खुशी मुयस्सर है। और मुसरत के हुसूल में खुद गर्जी गुनाह है। लड़की ने हवा से बचने के लिए खादी सिल्क की दोहरी चादर मजबूती से अपने शानों के गिर्द लपेटी। अगले चैप्टर का उन्वान है चार्ल्स बार्लो, बंगाल सिविलियन। ये चैप्टर मैं आपको आधा ही सुनाऊंगा क्योंकि ये लंबा, काफ़ी तवील चैप्टर है, तो इसका बाकी हिस्सा कल सुनाऊंगा। तो ये चैप्टर है चार्ल्स बार्लो, बंगाल सिविलियन। नगमाते हिंद अज अलिफ चीम। नगमाते हिंद अज अलिफ चीम। प्यारे बेटे जिम के लिए 19वीं सालगिरह पर तुम्हारा डैड मेमन सिंह 1888। चार्ल्स बार्लो ने बियर का मग टिपाई पर रखकर सुनहरी जिल्द वाली किताब का एहतियात से वर्क उल्टा। ये बड़ी नादिर किताब थी जो खुद मुसन्निफ ने, जो अलिफ चीम के कलमी नाम से हिंदुस्तान की बरतानवी सोसाइटी और नेटिव लाइफ के मुतालिक बेहद पुरलुत्फ और तंजिया नज़में लिखता था, ग्रैंड डैड को दी थी। ये अपने ज़माने का मकबूल अलिफ चीम दरअसल 1918 हिसार का कैप्टन यलडेहम था, ग्रैंड डैड का जिगरी दोस्त। ग्रैंड डैड उन दिनों बंगाल में डिविजनल कमिश्नर थे। उन्होंने डैड को ये किताब उनकी सालगिरह पर दी थी। डैड ऑक्सफोर्ड से छुट्टियों पर अपने वालिदैन से मिलने बंगाल आए हुए थे और बहुत जल्द खुद भी अपने वालिद की मानिंद बंगाल सिविलियन बनने वाले थे। माजी की वो अफसानवी हस्ती बंगाल सिविलियन। चार्ल्स बार्लो ने उदास ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ पहली नज़्म पर नज़र डाली। उस मजमूए में वो सारे किरदार मौजूद थे जो माजी के बंगाल सिविलियन की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ रह चुके थे। पहली नज़्म रेवरेंड मिक फर्सन का ख्याल था कि इंडियन नाच शैतानी गोरख धंधा है। एक रोज़ राजा ने सारी छावनी को नाच के लिए मदऊ किया। बाग कुमकुमों से सजाया गया। मेम साहबों के लिए खेमे लगे। बढ़िया शराबें, पुलाव, इत्रे गुलाब, सारा स्टेशन मदो था। तमाशा शानदार बोट, अच्छा माफ़ कीजिएगा,
तमाशा शानदार बोट अच्छा था। राजा झुक झुक कर साहब लोग को सलाम करता। अजीब अजीब जेवर नाक में पहने नौज गर्ल्स आईं और टोम टोम की जंगली ताल पर थिरकी। साजिंदों के वहशियाना साज चीखे उनके चौबदार और ऊददान और मशाले संभाले पीछे खड़े थे। चीफ रक्कासा रामा रामा कहकर नाचने लगी। रेवरेंड मिकफर्सन को यह मालूम न था कि रामा एक देवता है, वरना उन्हें ताज्जुब ना होता कि शैतान की चेली एक देवता को पुकारती है। इन मामलात से जो उनके चर्च से मुताल्लिक न थे, रेवरेंड मिकफर्सन लाइलन थे। आज भद्रलोक की लड़कियां कलकत्ता और शांति निकेतन के स्टेज पर नाच रही हैं। बेचारे अलिफ चीम, तुम मुझे अपने बिलियर्ड रूम, चुरुट, बिस्मार्क और फ्रैंको जर्मनदार की बातें करने वाले फौजी अफसरों, अप कंट्री, मुफस्सल, बैंडस्टैंड, गज़ट, पायनियर, टिफिन और छोटा हाजिरी की हिकायत सुनाए जाओ कि उस गुमशुदा दुनिया के तस्करे से ही मुझे तक़वियत हासिल होती है। दूसरी नज़र, चांदनी रात जब दूर से नेटिव्स के टोम टोम की भयानक आवाज़ सुनाई देती है, बाजार की मक्खियों ऐसी भिनभिनाहट, चोकरा सिगार लाओ, मैं बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठा हूँ, बाहर सरों के दरख्तों के पीछे से चांद निकल रहा है, चोकरा शराब उंडेलता है। ओह इंडिया, सुहानी शामों की सरजमीन, पत्तों पर लर्जा तेरी चांदनी, तेरी वाहिद दीवानगी नहीं। चार्ल्स बार्लो ने पल की पल को आंखें बंद कर लीं, फिर बियर का मग उठाकर एक सफ़ा और पलटा। मेरा चालाक मुंशी मोहम्मद दीन रोज़ाना मुझे उर्दू पढ़ाने आता। गप्पी, वो अंग्रेज़ी बोलता, नेटिव बात बहुत कम होती। सरकंडे के कलम खरीद कर लाता और रोज़ चाराने चुरा लेता। मुझे कितनी नफरत थी इस दरस व तदरीस से। मुंशी गप्पे हाँकता और मैं चुपचाप बैठा चुरुट पिया करता। मगर जब मैंने इम्तिहान पास किया तो ऐसी उर्दू बोली कि कोई सालार जंग भी क्या बोलेगा। एक और नज़्म, राजा कृष्णम्मा, हाउडी डू। हिंद के इस खित्ते में जहाँ तेलुगु बोली जाती है, राजा कृष्णम्मा हाउडी डू रहता था, जो उस साल अफसोस के परलोक सिधारा। राजा उन नेटिव्स में था अगर जिनका रंग साफ होता तो वो सीधे सीधे अंग्रेज बन जाते। उसकी आदतें साफ सुथरी थीं। न भंग पीता था, न मिर्चें खाता था, न पान। तेलुगु लहजे में अंग्रेजी खासी बोल लेता। काले पानी पार विलायत हो आया था। बिलियर्ड खेलता था और अपने साथ विलायत से तस्वीरें और नकली बालों के बंडल लाया था, जो उन अहमक औरतों ने उसे दिए थे, जो एक दौलतमंद ओरिएंटल को देखकर खामखा जज्बाती हो जाती हैं। राजा पोलका नाचता था। चप्पल के बजाय बूट और ट्वीट का सूट उसका राज भी मिसाली था। अपनी रियासत को मुहज़्ज़ब कर चुका था। हेल्थ कमीशन, वैक्सीनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, जनाना तालीम, ये और वो। उसकी रियासत इतनी उम्दा हो गई थी कि हमने उससे कहा था
कि हम कभी उसका इल्हाक ना करेंगे। लॉर्ड वायसरॉय ने उससे कहा कि वो हमारा बेहतरीन फर्जंद दिलबंद है और 170 तोपों की सलामी का उसे हकदार बना दिया। राजा गो इतना मगरबी हो चुका था मगर दिल से असलियत में एकदम ब्लैक नेटिव था। धूम धड़ाके का रसिया, हजारों खुशामदी हवाली मवाली नाच गर्ल्स, साजिशी मसाहिब, भिखारी, पुरोहित, घोड़े, हाथी अपने साथ रखता था। गो फ्लूट बजाना सीख चुका था मगर अपने मुल्क के वहशियाना ढोल और बांसुरी को तरजीह देता था। प्लम पुडिंग का मद्दाह था मगर करी एंड राइस में मरता था। इन खसाइल से उसके किरदार की मजबूती जाहिर होती है कि राजा कृष्णम्मा हाउडी डू दरअसल मरते दम तक अपने वतन और अपने दस्तूर का वफादार रहा। इतवार की सुबह थी। चार्ल्स बार्लो ने घड़ी पर नजर डाली और आराम कुर्सी पर दराज इत्मीनान से अगला सफ़ा पलटा। किताब उसे बेहद दिलचस्प मालूम हो रही थी। एक और नज़्म, ओल्ड टाइम्स, लिखता है, फ्रांस को मालूम होना चाहिए कि मशरिक ओल्ड इंग्लैंड की जिम्मेदारी है। फ्रांस के लिए चंद्रनगर और पौंडीचेरी ही काफ़ी हैं। माकाबिले यकीन कि फ्रांस और ज़्यादा की लालच करे। 5-6 सफ़ात के बाद एक नज़्म ने चार्ल्स बार्लो को मुतवज्जह किया। सुबह की शहसवारी जब गांव के मुर्ख बांग देते और गायें टकराती, काहिल चरवाहे सो रहे होते, तब मैं और स्मिथ मॉनसून की हवा की तरह जंगल में से घोड़े दौड़ाते निकल जाते। मंदिर नाकूस फूंकते ब्राह्मण, वहशाना जंगो जदल की यादगार किलों के खंडर, गाड़ी बानों के हुजूम, बैलों की घंटियाँ, पनघट, किसी नेटिव रईस की गाड़ी लकड़हारे बराबर से गुजर जाते। घंटी बजाता डाक का हरकारा वो चमड़े के थैले में डाक लिए पास से गुजरता तो मालूम हो जाता कि स्टेशन करीब आ रहा है। सुबह की बंदूक दख्ती, मंडी, नेटिव, हुजूम, रंगीन पर्दों वाली बहली में से झांकती नाच गर्ल्स साहब लोगों को देखकर बेबाक कह लगाती। फिर एक साहब और उसकी लेडी घोड़ों पर से गुजरते। दूर से आबादी नजर आती, नदी, मस्जिद के मीनार, गुंजान नेटिव शहर, धुंधलका हसीन मनाजिर, और स्मिथ जो ओरिएंटल मामलात में जज्बाती न था, कहता, ये गलीज नेटिव शहर तुमको हसीन नज़ारा मालूम होता होगा, मुझे तो। साहब, अब्दुल गफूर ने अंदर आकर कहा। चार्ल्स बार्लो ने किताब पर से सर उठाया। अब्दुल गफूर ने ताज़ा खबरों का पुलिंदा करीब की मेज़ पर रखा और वापस चले गए। चार्ल्स बार्लो ने आगे पढ़ना शुरू किया। पुलिस वालास का डिनर, कलेक्टर मिकॉल जोन्स उसका मगरूर कंपटीशन वाला सब, टॉमकिंस सिविल और सेशन जज, नरम दिल डॉक्टर शार्प सिविल सर्जन जिसने कॉलरा के दिनों में जब जेल कॉलरा वालों से भर गया था दिन रात काम किया, अब डिनर के बाद जरा ऊँग रहा है। रेवरेंड माइकल वाइन उदास बैठे हैं। ये सब बड़े माकूल लोग हैं मगर मुझ पुलिस वाले को साल में 2 दफ़ा इनकी दावत करना बड़ा मुश्किल काम है।
बातें शुरू होती हैं, मॉनसून आने वाली है, जाने कब आएगी, धान की फसल शायद इस बार भी फेल हो जाए। मिक्कॉल कहता, बारिश आए तो चहे का शिकार शुरू हो, फिर शिकार के किस्से। लेकिन कंपटीशन वाला शिकार के बजाय ज़रा इंटेलेक्चुअल बातें करना चाहता है। शेरी और जिंजर के बाद खामोशी, बड़े बड़े चुरुट सुलगाए गए, ताश हुआ, डॉक्टर अब खर्राटे ले रहा था, ब्रांडी पानी का दौर चला, फिर हम सब डिस्ट्रिक्ट गप से बोर होकर अपने अपने घर चले गए। उजाड़ बंगला, श्रीरंगापट्टनम में कावेरी के किनारे एक बंगला, जिस साल टीपू गिरा तब से वीरान पड़ा है। बाग में दरख्त आहें भरते हैं, लंगूर शोर मचाते हैं, उल्लू बोलते हैं। दरिया के किनारे किले की फसील है जो ओल्ड इंग्लैंड की ताकत से टकरा कर टूट फूट गई। आने वाली नस्लों के लिए एक सबक, वो ज़माना जब हमारे जरी नौजवान शेर की कछार तक पहुंच गए थे और इस बंगले के नज़दीक वो मार्का हुआ था। मुहासरे के बाद इस बंगले में एक कर्नल अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। मैं अब भी तस्वुर में उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। खूबसूरत बंगला, बच्चियों के कहकहे, सुबह की शहसवारी। जब कर्नल इस जगह से गुजरते हुए उस फाटक को तकता होगा जहाँ टीपू गिरा था। शहसवारी के बाद दरख्तों के नीचे ब्रेकफास्ट, खस की टट्टियों के पीछे दिन गुजारने के बाद टिफ़िन और ग्रैंड पियानो की आवाज़। और फिर एक शाम कॉलेरा ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ और बेटियां उसके साथ चली गईं। दिल गिरफ्ता कर्नल ने उस बंगले को खैरबाद कहा। अब उन कमरों में काई जमी है। 80 बरस से वो कमरे सुनसान हैं। पियानो और कालीन और मसहरियों के पर्दे गल चुके हैं। कावेरी के किनारे जहाँ टीपू गिरा था। और आगे आज का अहम सवाल, क्या रूस का ओल्ड पीटर हमको हड़प करना चाहते हैं? कमजोर खेवा फतेह करके इतना अकड़ गया ओल्ड पीटर। क्या वो समझता है कि हमारा सिख फौजी खैबर पर हमसे नमक हरामी करेगा? क्या उसने गदर के हकायक से कोई सबक नहीं लिया? क्या ओल्ड पीटर समझता है हमारे राजगान उसे जा मिलेंगे? आने दो, ज़रा अफ़गानिस्तान से गुजर कर आने दो। हमारे सिख की तलवार खेवा की तलवार से ज़्यादा मजबूत है। हम जो रूस से पहले लड़ चुके हैं फिर उसे शिकस्त देंगे। जिस कौम पर हुकूमत करना खुदा ने हमें सौंपा, हम उस खुदाई अमानत के साथ बददियानती करते तो हमें डर था। अगर हम इस मुल्क पर रूस की मानंद कोड़े से हुकूमत करते, अगर इस मुल्क को हमने रौंदा होता, इसकी आबादी से मोहब्बत ना की होती, स्याह व सफ़ेद में अदल ना कायम किया होता, कहत के ज़मानों में अपनी मोहब्बत ना बोई होती, अब हम दुश्मन से डरते। चालाक रूस, इससे कबल के तुम्हारे पाकिस्तान को ताको, खुद अपने एशियाई कबाइल की हालत सुधारो। उनको महसूस करने दो कि उन पर हुकूमत की जा रही है, जुल्म नहीं। अपने अहले खेवा और अहले बुखारा पर साबित करो कि तुम ताकतवर होने के साथ इंसाफ पसंद भी हो। वस्त एशिया के ऐसे नए आका बनो जो माजी के वैशी कबायली एशियाई सरदारों से मुख्तलिफ हो, जो उनको तहजीब सिखाए। अगर हमारी और तुम्हारी फतूहात का मकसद यही हो तो हम मशरक़ में तुम्हारे दोस्त हैं। दोनों तरक्की के नकीब, दोनों खाबिदा अक़वाम को जगाने वाले। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद कुछ और है तो याद रखो, हमारे हाथ में शमशीर है, हमें खुदावंद ताला पर भरोसा है।
जो बहादुर और मुनसिफों के साथ है और जो तुम्हारे मगरूर उकाब को मिट्टी में मिला सकता है। एक और नज्म, इंग्लैंड हो, बंबई की बंदरगाह पर सूरज चमक रहा है, गैलेंट ट्रूपर घड़ियाल पर मेरी रेजिमेंट वापस जा रही है। 11 बरस पहले हम 600 आए थे, 300 वापस जा रहे हैं, बाकी वबाओं ने खा लिए। मशरक़ पर हुकूमत की कीमत हम बीमारी और मौत के ज़रिए अदा करते हैं। हिंदुस्तान नीलाहट में डूब रहा है। आज मेरे 300 दोस्तों की कब्रें हैं। मैं अपना टोप हिलाता हूँ, हुर्रे, हम घर जा रहे हैं, हम हिंद को भूल जाएंगे, खुदा हाफिज दोस्तों, वबाओं ने तुम्हें खा लिया, इंग्लिस्तान की खातिर तुमने अपनी जानें दी, अलविदा सूरज के देश, हमारी जिला वतनी ख़त्म हुई। अगली नज़म, ऊटी में टहलते हुए काउंसिल का मेंबर पीटर स्ट्रीट जॉन मिक डो से कहता है, पीटर, हमको खुदा ने यह मुल्क इसलिए दिया था कि हम इसे मुहज़्ज़िब बनाएं, और जब हमारा ये अरफा मिशन ख़त्म हो जाए तो वापस चले जाएं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम नेटिव्स को कॉलेज जाने के लिए कहते हैं, फिर उनको ऐसी नौकरियां देते हैं जिनके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं। हम उन्हें शराब नोशी को मना करते हैं, मगर अफ्यून की काश्त करते हैं। हम कहते हैं तुम निग्गर लोग अपनी औरतों को आज़ादी दो, और वो पूछते हैं क्यों, और तन से हमारी ख़वातीन की आज़ादी की तरफ इशारा करते हैं। पीटर स्ट्रीट, जब हम अपनी लड़कियों को ईमानदार नेटिव जेंटलमैन से शादी करने की इजाज़त दें, जब बाल सर बाबुओं को माकूल ओहदे दें, काउंसिल वालों की तनख्वाहें कम करें, तभी इस जिम्मेदारी को निभा सकेंगे जो खुदा ने हमारे कंधों पर डाली है। तब पीटर स्ट्रीट ने कहा, तुम्हारा ये प्रोग्राम मुमकिन है, बहुत खुशगवार हो, मगर मुझे तो ये सब बकवास मालूम होती है। जो आपने फरमाया, आप फरमाते हैं हम कुछ अरसे के लिए इस मुल्क के अमीन हैं, मगर जनाब आली, हकीकत ये है कि जब तक मुमकिन होगा हम इसको अपने कब्ज़े में रखेंगे। हमेशा आगे जाओ। हमटी डमटी फ्रमटी चंद्र आकिल ब्राह्मण ज़माने की तरक्की से नाला और मुतहय्यर था। क्या वेदों और शास्त्रों में पहले से सारा इल्म मौजूद नहीं? मुस्लिहीन माजी से मुतनफ़र हैं और ज़ात पात के बंधन तोड़ना चाहते हैं। फिरंगी उस्तादों और उनकी एजुकेशन ग्रांट्स पर लानत। उन्हें क्या मालूम हिंदू की ज़रूरियात क्या हैं? इन ब्रह्म समाजियों पर लानत जो कहते हैं। खुदा का मैदान बहुत वसी है कि सब इंसान भाई भाई हैं। ये सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। यही बात केशव चंद्र सेन कहता है। बाबू हम्पल बम्बल बंदर भी एक ब्राह्मण था, मगर तरक्की का जोशीला हामी। वो और चंद्र शाम को दरवाजे में बैठकर हुक्का पीते और बातें करते, बाजार का भाव, चावल की कीमत, और कभी कभी ज़्यादा संजीदा मौजू ज़ात पात, धर्म वगैरह, और अपने मुज़्ज़ात ख़यालात पर बहस करते करते झगड़ने लगते। एक रोज़ बंदर ने कहा, मैं एक विधवा से ब्याह करने वाला हूँ। घास तो नहीं खा गए हो? हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। चंद्र ने कहा, ज़माना बदल चुका है, अब तहजीब हमें नए रास्ते दिखा रही है। तुम्हें मालूम नहीं, अब हिंदुस्तान का नारा है, हमेशा आगे जाओ। बंदर बोला, बकवास। चंद्र ने चाल संभाल कर कहा, ब्राह्मण हो तुम, गद्दार, विधवा से ब्याह, लानत हो। इतना कहकर उसने बंदर की चप्पल पर ठोकर लगाई तो वो नीचे बहती गंदी नाली में जा गिरी।
बंदर ने चंदर की नाक दबोच ली। दोनों चीखते चिल्लाते एक दूसरे को मारपीट करने लगे। हत्ता कि एक अंग्रेज फौजी ने आनकर उनको छुड़ाया और चौकी ले गया और उनके एहतजाज पर महज इतना कहा, आगे जाओ। चार्ल्स बार्लो बेसाख्ता हंस पड़ा। यह बंगाली की सच्ची तस्वीर थी, लेकिन सर अली बाबा ने बाबू के मुतालिक जो पेशनगोई की थी वो भी आज लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही साबित हो रही थी। बाबू मगरबी उलूम और मगरबी ख्यालात से पेट भर के अब दुलत्ती झाड़ रहा था। चार्ल्स बार्लो ने काहिली से सर उठाकर अलमारियों पर नज़र डाली, लेकिन उसे याद आया कि सर अली बाबा का सफ़रनामा मुद्दतें गुजरी। डैड ने नवाब अनवरुज़्ज़मा को तोहफ़तन दे दिया था। ग्रैंड डैड, डैड, ममा, दोनों चचा सिडनी और क्रिस्टोफर, फिर ग्रेट आंट मेबल, आंट मॉड आंट, जेरल्डियन आंट मटेल्डा, खालिस विक्टोरियन नाम, भोली बरखुद गलत विक्टोरियन हस्तियां। पूरा बार्लो ख़ानदान स्टडी के आतिशदान और दीवारों पर अपनी अपनी तस्वीरों के बेशकीमत चौकठों के अंदर महफूज और मामून मौजूद था, जबकि बाहर दूर दूर बम फट रहे थे। ग्रैंड डैड और डैड सल्तनत की इस तबाही पर अपनी अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे। कलकत्ते और खुलना के अंग्रेज़ी कब्रिस्तान, बारिश में भीगते कब्रों के कुतबे, सारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का वसी व अरीज़ कब्रिस्तान है। अपनी जानें देकर हमने इस मुल्क को संवारा। ग्रैंड डैड हेलीबरी से ट्रेनिंग लेकर उड़ीसा आए थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में उन बुढ़ों से ट्रेनिंग ली थी जिनकी अपनी जवानी में मोहम्मद रज़ा खां और शताब राय जिंदा थे। क्लाइव, हेस्टिंग्स, कार्नवाल्स, विलियम बेंटिंग, मैकाले, किस जाँफशानी और मेहनत और मोहब्बत से ग्रैंड डैड और उनसे पहले और बाद की पीढ़ियों के सिविलियंस ने इस मुल्क की हुकूमत को दुनिया की बेहतरीन हुकूमत बनाया। जलती धूप, लू, बारिशों, सैलाबों, वबाओं की परवाह किए बगैर सैकड़ों मील के फासले घोड़े, पालकियों और किश्तियों के ज़रिए तय करके ये अजीम लोग आराजी का बंदोबस्त करते, मुकदमों के फैसले करते, दरख्तों के नीचे बैठकर किसानों की फरियादें सुनते। किसान इनको माई बाप कहते। कंपनी के अव्वलीन दौर में बेशक करप्शन था, मगर उसके फौरन बाद, और करप्शन के इस मुल्क की पुरानी रिवायत नहीं, नजराना और रिश्वत। अब पहली बार अहले हिंद को एहसास हुआ है कि मरकज़ी और सूबा जाती हुकूमत कत्लो गारत, लूटमार और ज़बरदस्ती का नाम नहीं, बल्कि यह रियाया की भलाई और हिफाजत के लिए कायम है। मुग़लों का एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सफोर्ड में वो मसूद अली से बहस किया करता था। अशोक, शेर शाह, अकबर, ठीक है, मगर इनके बाद ये लोग भी कानून के तसव्वुर से नाआशना थे। सारा मशरक़ कानून के तसव्वुर से नाआशना है। सल्तनत रोम की वारिस मसीही यूरोपियन तहजीब के बेहतरीन नुमाइंदे बरतानिया ने पहली बार अहले हिंद को कानून अता किया। ओल्ड कार्नवालिस ने थानों और पुलिस चौकियों का जाल बिछा दिया। क्लाइवलैंड ने आदिवासियों को इंसान बनाया। 18वीं सदी में जयसूर का एक कलेक्टर निकल इस कदर शफीक था कि अवाम ने उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की। निकलसन को पंजाब के किसान प्यारे से
निकलसन को पंजाब के किसान प्यार से निकल साई कहते थे। जोनाथन डंकन ने बनारस में दुख्तर कुशी के खिलाफ मुहिम शुरू की। जेम्स ग्रांट ने दिन रात की अनथक मेहनत के बाद एक दयानतदार और इंसाफ पसंद एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया। ये 200 साल की कुर्बानियाँ, अर्करेजियाँ, जाफिशानियाँ सब रायगा जाएंगी। इस अजीम कारनामे बरतानवी हिंद को हम लाकानूनियत और जज्बातियत के हवाले करेंगे। क्विट इंडिया, इंडीड। इंडिया है कहाँ? नेहरू के शायराना तखय्युल में। इंडिया को एक बार अशोक ने मुत्तहिद किया, एक बार अकबर ने कोशिश की मगर फेल हो गया, और अब वाकई इसे हमने मुत्तहिद किया है। पंजाब में मुकीम लेडी विल्सन ने आज से निस्फ सदी कबल बिल्कुल सही लिखा था कि यह मुल्क लकड़ियों का एक गट्ठा है, हर लकड़ी चाहती है कि दूसरी को तोड़ दे। इन सब का बैरूनी इत्तेहाद महज बरतानवी परचम के जरिए कायम है। ग्रैंड डैड अपनी उस तस्वीर में जो शिमला के एक मशहूर फोटोग्राफर ने 1881 में खींची थी, कलम हाथ में लिए कुछ लिख रहे हैं। ये तस्वीर आतिशदां पर रखी है। ग्रैंड डैड एडवर्ड डबबालो बरतानवी सिविलियंस की शानदार रिवायत की एक मिसाल थे, जिन्होंने अपनी शदीद मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद इस मुल्क के बारे में हजार मुहक्काना और आलिमाना किताबें लिखी। ये हिंदुस्तान जो आजकल इंडियन कल्चर का नारा लगा रहा है, इनकी ये इंडियन कल्चर उनकी बेचारे विक्टोरियन बुड्ढों ने दरियाफ्त करके दुनिया के सामने पेश की थी। आज हम इन विक्टोरियन बुड्ढों को बददिमाग बरखुद गलत समझते हैं, और गालिबन वह ऐसे थे भी कि कदीम रोमन बाकी दुनिया को वैसी नहीं समझते थे। 19वीं सदी के बरतानिया का एक फ़र्द होना मजाक थोड़ा ही रहा होगा। ब्रिटिश अम्पायर पूरी इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा अजीमुशान बाजबरदस्त सल्तनत पहले कहीं कायम ना हुई थी। चुनांचे ये बुढ़े ग्रैंड डैड और डैड और उनके साथी खर दिमाग और ज़रा खपती से थे, मगर क्या दौलत और ताकत के बलबूते पर अमेरिका बददिमाग और बरखुद गलत नहीं हो गया और मज़ीद होता जाएगा, जबकि उसके पास तहजीब भी नहीं है। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।